अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं 31 लेसन नंबर 31। उसमें यही अदर स्पेसिफाइड डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोलर कंडक्ट डिसऑर्डर, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये और डिसऑर्डर्स कहाँ से आए, एटियोलॉजी क्या है इसकी। तो सबसे पहले है अदर स्पेसिफाइड डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। कहने कि ये जो कि ये डिस्ट्रेस तो पैदा करते हैं हमारी डेली फंक्शनिंग में, डेली लाइफ में, लेकिन ये कोई भी क्राइटेरिया जो है ना डिसऑर्डर्स का, जो भी इसमें क्राइटेरियाज हमने पढ़े हैं ऊपर दो लेक्चर्स में, वो उसमें जो है ना किसी भी पूरी जो है ना उसको डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया उस पर नहीं पूरे मीट होते। ठीक है, डू नॉट मीट द फुल क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द डिसऑर्डर। किसी भी डिसऑर्डर का जो है ना क्राइटेरिया पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से उस पर नहीं आते। The other specified disruptive impulse control and conduct disorder category is used in situations in which the clinician chooses to communicate the specific reason. इसमें clinician कहता है एक specific reason बताता है that the presentation does not meet the criteria for any specific, कोई भी specific जो हमने criterias पढ़े थे ऊपर conduct disorder और बाकी जितने भी disorders पढ़े थे, किसी ये क्लेप्टोमेनिया, पायरोमेनिया, उसमें किसी डिसऑर्डर के ऊपर नहीं उसका क्राइटेरिया आता। बस यही एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है कि सोशल लाइफ में, डेली लाइफ में, इम्पॉर्टेंट फंक्शन में जो है ना हमारी ज़िंदगी में तंग तो करता है, लेकिन कोई भी क्राइटेरिया इसमें, किसी भी क्राइटेरिया के डायग्नोसिस में नहीं पूरा उतरता। अनस्पेसिफाइड डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? इसमें भी यही है कि ये हमारी डेली लाइफ में जो है ना तंग तो करता है, जो भी बंदा इससे सफ़र हो रहा होता है इससे, वो उनको तंग तो कर रहा है, डिस्ट्रेस तो पैदा करता है, लेकिन किसी भी डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया फुल तरीके से जो है ना वो नहीं उस पर उतरता पूर्ण। और इसमें क्लिनिशियन भी जो होता है ना वो भी स्पेसिफाई नहीं करता, चूजेज नॉट टू स्पेसिफाई द रीज़न दैट द क्राइटेरिया आर नॉट मेट। उसमें भी क्लिनिशियन भी यही करता है। And includes presentations in which there is insufficient information to make a more specific diagnosis. उनके पास insufficient information होती है तो वो कोई भी specific diagnose नहीं कर सकते। हाँ भाई, इस बंदे को बुखार है तो इस बंदे को खांसी है, उनके पास कोई diagnosis ही नहीं आता कि वो क्या से बताएं कि क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इटियोलॉजी। अब ये कहाँ से निकले, कंडक्ट डिसऑर्डर कहाँ से निकला है? कंडक्ट डिसऑर्डर देखते हैं कि जेनेटिकली और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ जो है ना लिंक्ड होता है। बड़े जब बच्चे हो रहे होते हैं तो उनके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कोई मसले आते हैं, या अपने हिस्ट्री फैमिली में देखते हैं कि कोई ऐसे बिहेव कर रहा होता है उनके पेरेंट, तो वो उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर से आ रहे होते हैं। इनएडुकेट पेरेंटिंग होती है, या फैमिली कन्फ्लिक्ट की वजह से, या मार्शल कन्फ्लिक्ट की वजह से, मैरिटल कन्फ्लिक्ट की वजह से, फैमिली हॉस्टिलिटी की वजह से, तो ये बच्चे के अंदर फिर कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। अपने इर्द गिर्द से देखता है कि उसकी फैमिली क्या कर रही है, तो या माँ बाप अच्छे तरीके से नहीं उसको रेज करते, या माँ बाप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, या उनको अब्यूज़ करते हैं, या उनको वैसे कहीं ना कहीं इधर होम एज में या कहीं और छोड़ देते हैं, किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, अपने प्रॉपर तरीके से उनको सुपरवाइज नहीं करते, तो वो उनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। और उन बच्चों में भी आते हैं ये डिसऑर्डर्स जिनके पेरेंट्स एंटी सोशल होते हैं, जो कि एंगर डिस्प्ले करते हैं बच्चों पर, और सब्सटेंस यूज़, मूड और स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स, या उनके अंदर, उनके माँ बाप के अंदर ये डिसऑर्डर्स पाए जाएँ। या अब ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर क्या हमने पढ़ा था? ऑपोजिशनल के वो अपोज करता है, डेफिएंट रेबेलिशियस बिहेवियर होता है डिसऑर्डर, हर की चीज़ के ऊपर वो अपोज करता है और वॉयलेट रहता है, वॉयलेशन करता है अपने माँ बाप के, अपने अथॉरिटी फिगर्स से। पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता वो बंदा। हाई लेवल्स होते हैं इमोशनल रिएक्टिविटी के, किसी भी सिचुएशन को बड़े ना उठा के उसके, वो समझता है बहुत ही कुछ ज़्यादा हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है। फिर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फिर देखते हैं कि पेरेंटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखा जाए कि कोई बच्चा कैसे स्पेसिफिकली बिहेव कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स को देखें, पेरेंट्स आपस में कैसे बिहेव करते हैं, उन्होंने उसको कैसा जो है ना रेस किया है। वो अगर उनके साथ बच्चे के साथ हार्श बिहेवियर है, तो वो बच्चे भी वैसे ही बड़े हार्श से हो जाएंगे बड़े होकर। जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ये इसमें एक एमसीक्यूज आ सकता है, मैं आपको बताती हूँ।
जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि हैं, देखा गया है कि ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में बड़ा आइडेंटिफाइड इन डेवलपमेंट ऑफ ओपोजिट अब नॉर्मेलिटीज़ कह रहे हैं कि इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, किसमें अब नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, हमारे जो कॉर्टेक्स है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेडिगाला, जो कि देखा गया है कि जिनके अंदर ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होता है उनके इनमें एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, किसमें, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में और अमेडिगाला में। अब इंटरमिटेंट एक्सक्लूसिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा होता है उनके अंदर, कोई 2 डिकेड्स के अंदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ इंक्रीजेज द रिस्क इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल कौन से होते हैं, सब्सटैंशियल जेनेटिक इन्फ्लुएंस फॉर इम्पल्स एग्रेशन has been found. It has first degree relatives or parents have tendencies of the disorder. It increases the likelihood that the next generation may develop intermittent, वही आप जेनेटिकली जो है ना पाए जाते हैं। etiology of conduct disorder क्या होते हैं, टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं, उसके शुरू से कैसे होते हैं, there is a likelihood for him to her to develop conduct disorder. लो एवरेज होती है उनकी, लो एवरेज इंटेलिजेंस होती है, लोअर देन एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज से भी कम उनकी इंटेलिजेंस होती है, particularly with regard to verbal IQ are more prone to develop this disorder. अब कंडक्ट डिसऑर्डर की एटियोलॉजी वही सॉरी कंटिन्यूड हो रहा है। फैमिली फैक्टर्स होते हैं, पेरेंटल रिजेक्शन, निगलेक्शन के, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको पेरेंट्स सही से टाइम नहीं दे पाते, निगलेक्ट करते हैं, उनकी पेरेंटिंग ठीक नहीं होती, हार्श डिसिप्लिन होता है उनके पास बहुत ज़्यादा, फिजिकल या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है उनके पास, सही से सुपरवाइज़ नहीं करते पेरेंट्स अर्ली, और वो शुरू में बचपन में ही हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे होते हैं। केयर गिवर जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्फन वगैरह होता है तो उनके बार बार जो है ना केयर गिवर जो उनको, जैसे माँ बाप की जगह जब जाहिर बताइए यतीम हो जाता है या मस्कीन हो जाता है बच्चा, तो उसके ऊपर जो है ना फिर अथॉरिटी वाले माँ बाप की जगह कोई और बदलते रहते हैं। फैमिली का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, पेरेंटल क्रिमिनलिटी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा गलत उनके साथ, उनको सही से चेक नहीं करते, फैमिली साइकोपैथोलॉजी जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर्स में फैमिली फैक्टर्स ये थे। कम्युनिटी फैक्टर्स क्या होते हैं कि बड़ों की जो भी इसके जिनसे वो पीयर की रिजेक्शन होती है, मॉल ट्रीटमेंट होती है, डेलिक्वेंट पीयर ग्रुप और नेबरहुड एक्सपोजर टू वायलेंस, जो कि इन फैक्टर्स की तरफ आता है। It is important to mention that both type of risk factors, family and community, tend to be more common and square among individuals with the childhood onset subtype of the conduct disorder. कि जो लेस देन 10 years के बच्चे हैं, आप उसमें देखें कि वो उनके अंदर ना दोनों जो रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली और कम्युनिटी, दोनों ही बहुत कॉमन होता है, जिनकी वजह से उनको ये डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर पाया जाता है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि उनको कोई ट्रॉमा या अब्यूज़ या निगलेक्शन उन्होंने बर्दाश्त की होती है इसकी वजह से, या उनके अंदर जो है कोई ADHD और बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनके, या ग्रेट रिस्क फॉर द ऑफस्प्रिंग फॉर डेवलपिंग द डिसऑर्डर इफ़ बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर विद स्वेयर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के, अगर जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो बड़ा उन्होंने अल्कोहल यूज़ किया हुआ है या डिप्रेशन का शिकार थे या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि जोफीनिया, तो उनके अंदर भी कंडक्ट डिसऑर्डर पाया जाता है। अब क्लेप्टोमेनिया कहाँ से आता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो फर्स्ट इंडिविजुअल के जो भी बंदा क्लेप्टोमेनिया का शिकार है उनके, जिनके अंदर ओसीडी, जो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स थे उनमें ओसीडी का शिकार थे, या वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का शिकार थे, जैसे कि जिसमें अल्कोहल या कोई भी जो जो इंक्लूडिंग अल्कोहल यूज डिसऑर्डर दैन द जनरल पॉपुलेशन, तो उनके अंदर क्लेप्टोमेनिया पाया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।